तो देर क्यों लगाते हो? इस सवाल में टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है। दोनों का लेंथ एल दिया हुआ है। व्हाट इज द टेंशन टी? बहुत ही आसान, सस्ता सुविधा सवाल, समझा? क्या करोगे? बनेगा? ज़ाहिर तुम पढ़ने नहीं हो क्या? मन नहीं लग रहा है तो फिर मतलब खोया खोया दिमाग। पढ़ो। FE MG, एक एंगल यहां, अरे क्या हो गया? अंडू। हाँ देखो, तो ये ऐसे मान लो, अगर ये x मानेंगे तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो ये वाला एंगल 180 माइनस x हो रहा है क्या? तो ये थीटा हो रहा है क्या? ये क्या x हो रहा है क्या? तो ये पूरा का पूरा एंगल x प्लस थीटा हो रहा है क्या? और 180 माइनस 180 माइनस 2x बराबर थीटा हो रहा है क्या? हो रहा है ना? खाली ज्योमेट्री लगाना और कुछ नहीं करना इसमें। तो आपने क्या लगाया, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो? थीटा की जगह डाल दो x प्लस थीटा, तो x तो रहने दो प्लस 180 माइनस 2x, यही ना? सही है? तो कितना बचेगा? x माइनस x, 100 माइनस 80x। सही है? मतलब ये वाला एंगल 180 माइनस x आ रहा है। अब देखो, टेंशन T डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस x इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 180 माइनस x साइन। लामी जोर अभी भी पढ़ा है मैंने। यही ना? तो साइन 180 ने साइन 180 को मार डाला तो टेंशन की वैल्यू mg के बराबर आ गई। इस सवाल में क्या था भाई साहब? कुछ भी नहीं, जीरो बटे सन्नाटा कंसेप्ट। और सवाल कहां से है मालूम है? तुमने किताब का नाम भी शायद किसी ने सुना हो, इरोडो। अरे भयंकर नाम सुन के होश उड़ जाता है, इरोडो का। अरे बाप रे बाप, बनेगा ही नहीं। देखो ये एक क्वेश्चन है यार, कहाँ पहुंचा दिया तुम लोग का लेवल मैंने? इस सवाल इरोडो का है, बहुत ही आसान सवाल था इसलिए उठाया मैंने। आसान है ना ये तो। 10 मिनट, सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। क्योंकि आपका 15 मिनट लॉस हो चुका है पहले, और मैं अपने पैसे हराम के नहीं खाती। हो गया। बोलो।
डायग्राम नहीं समझ आया? डायग्राम ये डायग्राम समझ नहीं आया? लिखो 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 लिखो। तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा है ना? बहुत सारे लोग सर, बहुत सारे। मुझे कुछ कुछ लगा कि कोई तो है गड़बड़ इसमें से। और मतलब मेरे डांस वाले इस पर खूब लाइक मारे हुआ है। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों चार्ज में ये वाला Q1 Q2 जो है इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? अगर ये दोनों सेम नेचर का है तो सेम नेचर, और दूसरा मैं ले लेता हूं अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेचर Q1 Q2। इधर देखो जरा, Q1 Q2 दो कंडीशन मैंने लिखा, एक बार अपोजिट नेचर का लिया, एक बार सेम नेचर का। तो क्या होगा? इधर लगेगा फोर्स, यहां लगेगा F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इधर लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है? अच्छा, यहां से अगर इधर फोर्स लग रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे लिख सकते हैं? R21, दिस इज यूनिट वेक्टर। और अगर इधर फोर्स लग रहा है तो यूनिट वेक्टर R12। यूनिट वेक्टर तो पता है ना क्या होता है? क्या होता है यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन बताता है। किसी भी वेक्टर, किसी भी स्केलर क्वांटिटी के अंदर के साइड में अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है? अब ध्यान दो कि इस कंडीशन में जो वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब्स लॉ लिखना है या इस कंडीशन में, दोनों में अलग अलग आएगा। यहां देखो, यहां जब लगाओगे तो ये जो Q1 है वो Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फोर्स हो जाएगा F21 ऐसा, और ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स हो जाएगा F12। डायरेक्शन बदल गया, उसमें ऐसे लग रहा था, इधर ऐसे लग रहा है। अब इस कंडीशन में, इसी सेम कंडीशन में तुम एक चीज और देखो कि यूनिट वेक्टर इधर से इधर जाएगा R12, तो यहां पे आप लिख सकते हो R12 का यूनिट वेक्टर, और यहां पे लिख सकते हो R21 का यूनिट वेक्टर। मतलब पिक्चर 1, फिगर 1 एंड फिगर 2 से तुम बहुत कुछ बात लिखा जा सकता है। फिगर 2 से, दो फिगर है, दोनों फिगर से आप 4 इक्वेशन लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म के। कैसे लिखोगे? पहला इक्वेशन F12 इस कंडीशन में अगर लिखना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12, 1 से लेकर 2 तक का डिस्टेंस R12 लिखा मैंने, और यूनिट वेक्टर क्या होगा? R21। समझा? कुछ आ गया? किसके लिए लिखा भाई? F12 के लिए लिखा तुमने। ठीक है? और F21 जब लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानो, F21 जब लिखेंगे तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R21 इंटू R12 का यूनिट वेक्टर। सही है ना? क्योंकि देखो इसका क्या डायरेक्शन है? R12 का डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट क्या, कहां से कहां तक है? इधर से। तो इसको R21 R12 की सिर्फ R भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो सिंपल डिस्टेंस है। ठीक है?
क्योंकि R12 का डिस्टेंस R21 का डिस्टेंस तो सेम ही है ना, यूनिट वेक्टर अलग अलग है दोनों का, यूनिट वेक्टर दोनों का अलग अलग है, ये ध्यान रखो। तो इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इस कंडीशन में चले जाओ, इस वाले से, फॉर फिगर 2, फ्रॉम फिगर 2 से, फ्रॉम फिगर 2 से, 2 नंबर पिक्चर से तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा? तेरी के भला से, हाँ क्या होगा? यहां से देखोगे F12 लिखो, F12 लिखोगे तो क्या आएगा? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R12 लिखो, है ना, R12 डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम 2। R12 का यूनिट वेक्टर भी, फोर्स का डायरेक्शन भी, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन भी सेम है, R12। क्यों? इधर आके बैठो, बताते हैं क्यों। तो क्यों क्या मतलब, डायग्राम जैसा है उस हिसाब से बना रहे हैं, इसका मतलब डायग्राम नहीं समझी तुम, डायग्राम ही समझा है ना पहले मैंने कि क्या हो रहा है, वही चीज तो है। R12 किधर है? इधर है, जिधर फोर्स उधर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये हो गया इक्वेशन 3। और F21 लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R21 का यूनिट वेक्टर, इक्वेशन 4। These all 4 equations are known as vector forms of Coulomb's law। और ये नोट्स के लिए, आपके लिए, कंपटीशन के लिए तो हम अलग ही पढ़ाने वाले हैं, अभी उसके बाद बताएंगे कैसे करना है। ये आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ, तो बोर्ड के एग्जाम में यही लिखना है, समझा? बोर्ड के एग्जाम के लिए स्पेशली ये चारों इक्वेशन लिख के दिखाना है, ये दोनों डायग्राम बना के चारों इक्वेशन दिखा देना है और लिख देना ऑल दीज 4, ऑल द above 4 equations, above 4 equations are vector form of Coulomb's law। समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? ये किया तो आसान चीज है, ये सब कुछ है नहीं इसमें। चलो ऊपर कर दिया मैंने, जल्दी से फास्ट लिखो जरा, फास्ट लिखो, चालू नहीं किया। तो यहां से तुम देख सकते हो कि F12 इक्वल टू F21 होता है, मतलब R12 इक्वल टू R21, या फिर तुम R21 इक्वल टू माइनस R12 लिखो, दोनों में से कोई भी बात तुम लिख सकते हो, है ना? हाँ जो भी है वही तो किया मैंने, एक्चुअली R21 की जगह पे R12 लिख दिया मैंने, या R21 था ना यहाँ पे, उसकी जगह मैंने R12 लिख दिया, तो F21 हो गया, ठीक है? मतलब F12 वेक्टर जो है F21 के वेक्टर के बराबर। ये तुम्हारे नोट्स के लिए हो गया। एक्चुअली ये तुम्हारा बोर्ड का जो नोट्स है उसमें ऐसे ही तुमको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछेगा तो, ठीक है? लेकिन एक्चुअल तुमको याद कैसे रखना है, ऐसे भी तुम याद रखोगे तो भी तुम्हारा प्रॉब्लम बन जाएगा, लेकिन जो नया तरीका बताते कैसे लिखना है। तो उतना लिखती क्यों नहीं तेज, थोड़ा सा इतना स्लो लिखोगी तब हो गया पढ़ाई, तब तो हाँ जल्दी लिखना, तो फिर बैठी क्यों है? हाँ हो गया, 1 2 3 4। अब देखो, एक चार्ज यहां पे ले लिया मैंने Q1, एक चार्ज ले लिया यहां पे Q2,
और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये हो गया R1 और यहां से यहां तक हो गया R2 और ये वेक्टर जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है ये R। अब जो कूलम्ब्स लॉ का जो तुम्हारे पास लिखना है तुमको, वो क्या लिखना होगा वो सुनो। फोर्स इक्वल टू, डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और R का यूनिट वेक्टर, खत्म, एक लाइन में। ये आपको याद रखना है, समझा? यही असल याद रखना कि F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R का यूनिट वेक्टर, ठीक। इस कंडीशन में एक बात और याद रखनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। इसमें आपको पता नहीं चल रहा है फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो इसमें क्या करना है, आर वेक्टर का हेड उधर ही रखना है जिधर फोर्स निकालना है। आर वेक्टर का हेड उधर ही रखेंगे जिधर फोर्स निकालना है। जैसे मान लो कि दो चार्ज है और आपको इस पे फोर्स निकालना है, तो आर वेक्टर का हेड को ऐसे कर दीजिए, और जो Q और Q है, अगर ये माइनस Q है तो चार्ज को माइनस के साथ रख देंगे, साइन के साथ रख देंगे। दो बातें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो कॉमन फार्मूला ये याद रखना और आर वेक्टर का हेड उधर रखना जिधर चार्ज फोर्स निकालना है। हो सकता है कि फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो, है ना, उल्टा होगा तो चार्ज को क्या किसके साथ रख देना है, साइन के साथ रख देना। जब वेक्टर फॉर्म कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो ये गलती मत करना, मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी वही आएगा, चाहे तुम उसका वेक्टर निकालो कि नहीं निकालो, सेम ही मैग्नीट्यूड आएगा। खैर, तो ये जो है इसी को F12 F वेक्टर को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और इसको R का यूनिट R वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं। किसको समझ नहीं आया है मैंने क्या किया, आदत। ये जो मैंने अभी लिखा, ये क्या किया मैंने, यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने। यूनिट वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग कि अगर ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही लिखना होता है, तो मैंने वहां पे लिख दिया, ठीक है। इसको फाइनली अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R Q, R का वेक्टर। देख लो, ये आया, समझ आया यहां तक, यहां तक समझ आया? छापते रहो साथ में, Q1 Q2 चश्मा लगा गया वो घर कल से, डॉक्टर से चेक कराया। रिफा के पापा डॉक्टर है, जाके दिखा लो, उनको बता देंगे कौन डॉक्टर से आंख दिखाना है। किसको दिखाए हम, क्या है इसमें? हाँ तो क्यों है, तो लिखा है, तो लिखा है। आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आर का मैग्नीट्यूड आर होता है, ये आर स्क्वायर में आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, हो गया? सबको समझ आया ये पूरा? अब अगर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या करोगे, मतलब वो आर वेक्टर का पोजीशन टर्म है, R2 माइनस R1 वेक्टर, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
और ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ऐसे। और यहां पे क्या लिखोगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आ गया। समझा? हंसते रहो खाली बस। एग्जाम्पल, दस कूलम 6,8 पे 3,4 पे -5 कूलम XY एक्सिस में। फाइंड द फोर्स ऑन 10 कूलम ड्यू टू 5 कूलम। उस वाले कंडीशन में याद रखना है तुमको क्या चीज, आर वेक्टर का हेड, कोई अपने से लिख लेना, ठीक है। आर का हेड उधर रखेंगे जिधर फोर्स निकालना है, और Q1 Q2 को साइन के साथ रखना, ये दोनों पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। और R1 R2 डिपेंड्स ऑन पोजीशन, बट R डज नॉट डिपेंड्स। को डिपेंड कर रहा है क्या, R पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वही चीज। फाइंड द फोर्स ऑन 10 कूलम, फाइंड द फोर्स ऑन 10 कूलम ड्यू टू -5 कूलम। -5 कूलम, जल्दी से बनाइए इसको। बन सकता है क्या? सुनो, अब आपको मैंने बोला है ना कि आर वेक्टर का हेड उधर रखे जिधर पे फोर्स लगाना है, तो भैया मैंने इसको इधर लगा दिया, आर वेक्टर का हेड, ये आर वेक्टर, ठीक। अब ये आर वेक्टर है कितना, तो आप R1 वेक्टर कितना है आपका 3i + 4j। सबको समझ आया? पोजीशन वेक्टर निकाला मैंने। और R2 वेक्टर क्या है 6i + 8j, सही है। तो R वेक्टर कितना हो जाएगा 3i + 4j, होगा कि नहीं? 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो आपको क्या निकल गया, R वेक्टर निकल गया। अब उठा पटक के इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, सिंपल सा क्यूब वाले फॉर्मूले इसमें। तो फोर्स जो होगा F = K लिख देता हूं मैं, 1/4πε0 की जरूरत नहीं, ठीक है। K लिखा मैंने। Q1 Q2 मतलब -5 × 10। मैंने बोला था चार्ज को साइन के साथ रखना है। अभी तुमने किधर डायरेक्शन ले लिया है, इधर ले लिया, बट देखना अगर फोर्स नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि उल्टा, अपने आप वो तुमको पलट देगा, तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। अगर तुम साइन के साथ ले लोगे तो फोर्स को खुद ही उल्टा कर देगा। अभी तुम किधर ले रहे हो फोर्स, इधर ले रहे हो, जबकि जेन्युइनली दिख रहा है कि इधर लग रहा है फोर्स, लग रहा है ना कि 5 कूलम इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। हमने क्या बोला, आर वेक्टर का हेड उधर रखो जिधर, बट जब फाइनल आंसर आएगा तो देखना अपने आप नेगेटिव आंसर आ जाएगा। 5 × 10, ठीक है, आर वेक्टर का क्यूब। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो 5 का क्यूब लिख दो, 5 का क्यूब लिख दो, ठीक है। और फाइनली क्या होगा 3i + 4j, यही लिखना। ये क्या होगा, यहां से चेक करो, अब बन गया ये माइनस, अब माइनस हटा देता हूं मैं, 50k
डिवाइडेड बाय 125, यही होगा। अब सुनो ना यार, पूरा कहानी तो होने दो। -3i -4j, देखो आंसर आ गया। फोर्स पलट गया, पहले तुमने लिया था पॉजिटिव डायरेक्शन, वो अपने आप नेगेटिव आ गया। ये डायरेक्शन उल्टा हो गया ना अपने आप, -3i + 4j उल्टा दिखा रहा है अब, हो गया। तो ऐसे करना, समझ आया? इस पे और क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? टफ, मीडियम ही कर देता हूँ, चलो ठीक। नेक्स्ट, सभी जगह पे Q Q Q Q Q Q Q क्यों, क्यों क्यों? फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q एट ओरिजिन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। 7 चार्जेस हैं तुम्हारे पास और 8वां पे फोर्स निकालना है। और अगर ओरिजिन में इधर ही मान लो तो क्या दिक्कत थोड़ी ना है, इधर ही मान लो, जिधर मानना है उधर मान लो। यहां ले लेते हैं x y और z, एस क्यूब ऑफ साइड ए। अब ये साइड ए है, इट्स अ क्यूब ऑफ साइड ए। अब बोलो कैसे बनाओ? बहुत आसान है, कैलकुलेशन नहीं करना मेरे को, खाली कंसेप्ट समझा दो बस। ज्यादा कैलकुलेशन जाओगे वो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, हो तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर पोजीशन का एक पोजीशन वेक्टर तुमको निकालना पड़ेगा, हर चार्ज का। कैसे भाई? तो तुम चेक करो कि जब बॉडी 0 0 0 से, ये क्या होगा 0, सॉरी A,0,0 कोटे लिखने आता है ना। अगर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? A,A,A नहीं, और इस वाले पे जाओगे तो इधर गए XA और Y गए A, तो X और Y A,A,0, ठीक है। यहां पहुंचोगे तो सिर्फ Y में जाओगे तो 0,A,0, ठीक है। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, तो यहां से तुम पहले यहां जाओगे है ना, और यहां जाओगे तो x में तो 0 A,A, ठीक। अब यहां तुम सिर्फ z में जा रहे हो 0 0 A, और यहां x और z में जा रहे हो, मतलब A,0, A, सारे कोऑर्डिनेट्स दिखा दे, ठीक है। आया समझ आया? बस फोर्स लिख दो, AQ2 आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, खत्म। नहीं हुआ?
क्या हुआ जी? तो लिखो, फोर्स आप ही लोग को लिखना है ना। पहला फोर्स अगर लिखते हो, मान लो कि इस पॉइंट को मैंने मान लिया क्या, ए मान लेते हैं, ए पॉइंट। बाकी को 1 2 3 4 5 कर दो। 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 खत्म। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1, यहां से यहां, तो क्या है, के क्यू ए स्क्वायर, के क्यू ए स्क्वायर, सिर्फ यहां ए आई है, ए आई डिवाइडेड बाई ए का क्यू, हो गया, खत्म। दूसरा एफ ए 2 के क्यू स्क्वायर, 2 किधर है, यहां है, यहां से यहां पोजीशन वेक्टर निकालोगे क्या होगा, A0 ए और 0, मतलब ए आई प्लस ए जे, ए आई प्लस ए जे डिवाइडेड बाई ए क्यू होगा, इसी का क्यू लिखना है। क्या हो जाएगा ये, √2a का होल क्यू है ना, √2a का होल क्यू। ऐसे ही सबके लिख डालने हैं, अब फिर सबको जोड़ देना, सिंपल सा। वेक्टर पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, नहीं किया है, इसे तो नहीं समझ आएगा। अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेहनत करोगे घर पे तब समझ में आता है। अलग से हमसे डाउट भी आपको बता दूंगा मैं। अब क्या लिखना है, FA3, इसमें है क्या जो इतना सोचना है यार, इससे आसान कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अगर मैं तुमसे पूछता कि यहां से यहां तक का फोर्स बता दो, बता देते ना, सिंगल पूछता तो बता देते ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए क्यू, यही तो लिखना था, तो वही तो लिखा भी। फिर अभी इसको भूल जाओ, अब सोचो कि यहां से यहां का फोर्स निकालना है, तो तुमको डिस्टेंस पता करना पड़ेगा ना भाई, इतना मैथ तो आना चाहिए ना आदमी को। कैसे लिखा जाता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हो, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसका R1 वेक्टर, इसका R2 वेक्टर, इसका R1 वेक्टर, तो 0 0 0 0 है, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन को और टफ करना होता तो डाल देता यहां एक्स वाई, तब क्या करते, तब क्या करते, किसी और जगह फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठा देता तो क्या करते, यहां से जोड़ते 0 0 को भी, यहां से सबको जोड़ना पड़ता। फिर अभी तो तुमको आसानी से कि ओरिजिन के पर चार्ज रख दिया, बोला 0 0 0 है, तो तुम्हारे लिए टेंशन ही खत्म। नहीं समझा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कसान, √2a होगा ना का मैग्नीट्यूड, तो वही तो किया, √2a का होल क्यू, तो वेक्टर फॉर्म में वही था ना होल क्यू। वेक्टर फॉर्म क्या लिखा मैंने, फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सॉरी RQ और R का, यही लिखा ना, इसी फार्मूला पे सबको सेट कर देना, कुछ करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब FA3 के लिए लिखो, अब FA3 कहां है भाई, ये है ना, तो A है, तो AIAJ AK, सिंपल, के क्यू स्क्वायर AIAJ। अबू तालिब कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √3a का होल क्यू, √3a का होल क्यू,
सही है ना? बस बचा क्या, कुछ नहीं। तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिखते लिखते लब हो जाए, लिखते जाओ, है ना? FA4 वेक्टर KQ², 4 किधर है? यहां, है ना? 0 0 AJ और AK है ना? AJ और गलती लिखा क्या? गलत लिखा। अच्छा जेड में गया है ना? AJ और AK, हाँ, AJ प्लस AK √2A का होल क्यूब। FA5 KQ², कहाँ है 5? ऊपर, कुछ नहीं है, ये सिंपल है। A माइनस मतलब AJ वेक्टर A का होल क्यूब। FA6 वेक्टर KQ², 6 कहाँ है? यहां है, सिर्फ एक ही है, AK ना, AK/AQ। और FA7 वेक्टर KQ², ये कितना होगा? 2 है ना? तो यहां से 0 जाएगा, है ना? AI प्लस AK ना, अपॉन √2A का होल क्यूब। बस सातों को जोड़ दीजिए F नेट में, सिंपल सा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 ठीक, वेक्टर सम करना है। समझा? अब समझा? आसान है यार, वो खाली लेंदी है, बाकी कुछ नहीं। केवड़ी आया समझ? अब F नेट में बस सबको जोड़ दीजिए, सिंपल। सबको जोड़ लो, है ना? जो आंसर आएगा वही आंसर है। ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर को समझाने का तरीका है, थोड़ा लंबा करके बता दिया, बस हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। टफ करो और नीट वाले बच्चे शांत रहना, जेई वालों के लिए दे रहा हूं मैं। छोड़ना नहीं है किसी को, जेई वाले को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी। अब आई कैनॉट डू द नाइंसाफी विद द जेई बच्चास, है ना? हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हटा दे इसको, सब F नेट जोड़ दोगे वही आंसर होगा। चलो, इसमें शेप किधर है? ये कहाँ है? शेप ही नहीं है। 3D या अच्छा, पहले यहाँ टच करो, उसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ, ये स्क्वायर, लेकिन थोड़ा अच्छा नहीं है पिरामिड।
अरे यार मेरे को स्क्वायर बनाना है, ये स्क्वायर पिरामिड बनाना है, ये तो रेक्टेंगल बन रहा है। स्क्वायर नहीं है ना ये, तुम लोग समझ जाओगे ना कि स्क्वायर है। चलो देखो, ये a है, √2a है, ये √2a है, ये भी √2a है, ये भी √2a है। एक चार्ज क्यों यहां रखा हुआ, 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 एक चार्ज क्यों यहां। सभी चार्ज की वजह से उस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है। ये जेई नीट वाले बना सकते हो, सबको दिक्कत नहीं है, आसान है। कैसे बनेगा? देखो, जो बहादुर बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, तो उसको तो किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसको उछल के कूद के बना देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, सबका फोर्स लगा दो ऐसे 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 ऐसे, सबको जोड़ दो, है ना? नहीं, आसान तो है। सबको जो है इस पॉइंट पे, इधर इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबको जोड़ो और ये डिस्टेंस पता कर लो, है ना? ये डिस्टेंस पता कर लो तो बन जाएगा। लेकिन इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये a दे दिया है, इस वाले का, सेंटर वाले का, O का, O से लेके P पॉइंट तक जो Q है, उसका डिस्टेंस ये दे दिया है। अब निकालना है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है, वो दिखने में खाली खतरनाक लगता है, बस है कुछ नहीं। करो क्या, सबको मिला दो ऐसे, ऐसे मिला दिया मैंने और ऐसे घुमा दिया, देखो क्या होगा। तेरी के अबे क्यों नहीं हो रहा है? अब होगा। हाँ देखो, कुछ ऐसा शेप बना दिया जाए, ये ठीक है, और सारे कोऑर्डिनेट्स अपने आप ए हो जाएंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? ए। चेक कर तो कैसे ये हो रहा है, देख पाइथागोरस लगा दे, यहां से यहां, यहां से यहां जोड़ दे, ये √2a/2 और ये भी √2a/2, दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट है, ए आ जाएगा। समझा बात को? तो सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ए बन गए ना, और पांचवा चार्ज यहां पे है और इसका डिस्टेंस 0 0 a है और ये सेंटर ओरिजिन है ना? अब सब पे फोर्स निकाल दो, खत्म हो गया। अरे 1 2 3 4 मान लो, 1 से 2 5, 1 से 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, ऐसा करो। नहीं समझ आया? सिर्फ इस शेप को मैंने इसमें चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया, वो डिस्टेंस निकाल दिया ये। अब इस वाले चार्ज से इसकी दूरी जो भी है 5 1 2, अब पोजीशन वेक्टर लिख दो आसानी से,
क्योंकि देखो इससे इसका पोजीशन वेक्टर तो ए आ गया ना, आया कि नहीं आया ये? जब ये ए आ गया तो सब तो ए ही रह गया, बचा कुछ तो नहीं समझ आया। ये ए है ना, तो ये चार्ज की दूरी कितनी है ओरिजिन से? ए। तो एक्स वाई जेड मान लो, चलो गौर से देख, तुम लोग सब ध्यान से देख, ध्यान से देख अहमद, गौर से देख। अभी समझ नहीं है? अगर तुमने इसको ओरिजिन माना है और इसको एक्स और वाई मान लिया और जेड यहां है, जेड खड़ा है ना ऐसे, जेड खड़ा है ना ऐसे, अरे ये पिरामिड है ना 3D में ऐसे ऊपर वाला सिंगल, समझा? तो ये एक्स वाई माना, 1,0,0, ये वाई है तो 0,a,0, इधर -a,0,0, या 0 -a,0, अब तो बन जाएगा। अब वही जो काम करना जो पहले किया था तुमने, सबका निकाल वो जोड़ देना, कोई आंसर हो गया। This question is asked in Olympiad. ऊपर फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड लेवल तो आसान है, तब थोड़े ना। कोई नहीं पढ़ाएगा मुंबई में, ध्यान रखना। लोकल ब्रांड में पढ़ाते हैं, लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल में कोई नहीं छुएगा। हो गया, हो गया, समझ आ गया कैसे बनेगा साइना? आया समझ में? लिख लोगे वेक्टर सब फोर्स, इसको 5वां नंबर मान लो चार्ज, 1 2 3 4, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 क्या होगा? KQ², वेक्टर लिखो क्या? 1 से लेके 0 सॉरी -AI है ना, और +AK, सही है? KQ² -AI +AJ, ये 0 ही है ना, हाँ, +AK डिवाइडेड बाई √2a का होल क्यूब, ये है, सही है? चेक कर लो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, कंसेप्ट यही है। नहीं समझ आया क्या हुआ? ये वाला पाइथागोरस लगा के ये ए हो गया। जब ये ए है तो इसको मान लिया एक्स, इसी को पलटी मार दिया ऐसे, बस, और कुछ नहीं किया मैंने, ताकि डायग्राम आसान हो जाए, तुमको समझ आए कि क्या करना है। अगर तुम चाहो तो ऐसे ना भी बना सकते हो। अब तुमको टफ तरीका अपनाना है, तुम्हें बता दो क्या तरीका है। यहाँ है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस पता करो, और यहां से यहां का डिस्टेंस ए है, तो ये निकल गया, तो निकालो सबका डिस्टेंस, फिर जोड़ो सबको, ऐसे ही बना सकते हो। समझा? वैसे ही बन सकता, उसमें क्या दिक्कत है?
हर चार्ज का डिस्टेंस तुमको पता करना, ये समझा कोमल दीदी? कुछ समझ आया? चलो वो बहुत हो गया। हाँ नेक्स्ट, अब ऐसे ही फोर्स लिख डालना है सबका। जला देंगे कागज को हम, पेपर को तुम्हारे। हाँ नेक्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये जो अभी अभी पढ़ाया वो क्या था? सुपरपोजिशन ही तो था, वही तो सुपरपोजिशन है। फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस एक्टेड ऑन इट। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर, मान लो कि तुम्हारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, और बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं ऐसे, तो सब मिलके कैसा फोर्स लगाएगा? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे लगाएंगे, है ना? तो पूछेगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, तो क्या बोलना है कि फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल, सॉरी वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑफ ऑल द चार्जेस एक्टेड ऑन इट। वेक्टर सम करना ना, डायरेक्टली सम कैसे कर देंगे? सब का सम, मतलब थोड़ा अच्छा बना देते हैं। देखो मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो ये इधर लगेगा फोर्स F12। अब ये चार्ज Q3 है, तो ये इधर लगेगा F13। अब यहां पे एक चार्ज है Q4, तो ये यहां लगेगा, ठीक है। अब एक चार्ज यहां पे है डॉट 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 Qn, बहुत सारे चार्ज हो गए, तो यहां Fn लग जाएगा, समझा? अब इन सभी का वेक्टर सम कर देना है, मतलब वेक्टोरियल फोर्स निकाल के सबका सम कर देना। मतलब F नेट जो है, मतलब F1, अरे F नेट जो निकालोगे वो क्या होगा? F1, F2, F3, F4, Fn, बस सब प्लस, सिंपल प्लस, और कुछ नहीं करना। तो लिख लो, पहले डायग्राम बना लो, एक जो लाइन लिखाते हुए लाइन लिख लो बस। डायग्राम बना लिया? डायग्राम बना दिया था, बना दिया। देखो, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज is vector sum of, the total force on a given charge is vector sum of all forces exerted on it by all other charges, exerted on it by all other charges। तो F नेट लिखो या F लिखो, जो भी लिखना है, ये क्या होगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस 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 F1n वेक्टर, खत्म। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह क्या रहा है कि जितना भी चार्ज है उसके आसपास में सबका फोर्स लगा दो और सबको प्लस कर दो। वेक्टोरियल प्लस, देखो वेक्टोरियल प्लस किया हुआ है, ये ध्यान रहे, ठीक है? समझ आ गया? यही है सुपरपोजिशन। अब इसमें खतरनाक प्रॉपर्टी है, मतलब मजेदार, खतरनाक नहीं, मजेदार प्रॉपर्टी। सुनो, ये लिख लिया, पास लिखो। समझ आया जाए ना? पक्का?
अबू तालिब क्या है, गुम रहते हो तुम, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, है ना। क्या है अब्दुल्ला भाई, कहाँ चेक हुए हो? क्या हुआ? शायरी? इरशाद भाई आज नहीं है उनका क्लास। देखो अभी देखो, शायरी से मजेदार चीज सुनाता हूँ मैं, शायरी से मजेदार चीज सुन लो, देखो मजा आएगा। अभी सुनो ना, सुनो सुनो, बहुत मजेदार चीज है। देखो Q1 और Q2 एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, ठीक है। Q1 Q2 एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, अचानक से कोई तीसरा आ गया, ठीक है। तो मान लो कि Q1 Q2 को इधर, Q2 Q1 को इधर, चाहिए। अब तीसरा आ गया। कॉमन जिंदगी में अगर साद की गर्लफ्रेंड के पास अबू तालिब पहुंच गया तो हॉकी स्टिक तो तय है। कॉमन जिंदगी में तो मारपीट होगा ना। इन दोनों का प्यार चल रहा था, तीसरा अबू तालिब पहुंच गया। अब होगा क्या? लेकिन चार्ज जो है ना, झगड़ा वगैरह नहीं करता। चार्ज कहता है कि भाई साहब तुमको प्यार करना करो, हमको भी करने दो, समझा? ठीक है, आया समझ में? तो ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एब्सेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्जेस। अरे वही किया ना अभी, ये तो सबको अलग अलग फोर्स लगने दिया करो। हम ये इतना बेहुदा है, बोल रहे तुम भी प्यार करो, हम भी प्यार करें, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, सब मिलके मुझे ही प्यार करो, समझा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा कमाल तो इस बात का कि इन दोनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी भी तुम्हारी भी। लेकिन नॉर्मल जिंदगी में तो हाँ, तो ये चीज, ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इस पर पूरी फिजिक्स चार्ज की डिपेंड करती है, अंडरस्टैंडिंग में खतरनाक है ये। अब क्या होगा, यहाँ पे लिख दो, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, इज independent of absent or present of presence, लिख दो presence of third charges। this सुपरपोजिशन एक्चुअली, ये जो सुपरपोजिशन है दोनों जुड़ गया उसके ऊपर में, ठीक है, समझ में आया ना? बस यही चीज है और कुछ नहीं। मतलब ये अब ये क्या कर रहा है, इधर भी तो इसको फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी इसमें फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा, ये इसमें भी फोर्स लगाना पड़ा। अब इसको दो न्यूटन का मिल रहा था पहले प्यार, अब 4 का मिल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। मतलब मैं कहने का नहीं, फोर्स तो बढ़ेगा ही ना, इसके ऊपर तो नेट फोर्स तो बढ़ेगा ना। समझ आया ना ये? ठीक, क्या हुआ? कोई भी चार्ज तुम ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है, वो तो बात एक ही है। लिख लिया, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल, क्यू 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 क्यू, सब डिस्टेंस डी है, और ये चार्ज क्यू रख दो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज। सेंटर पे जो फोर्स है, सेंटर पे जो चार्ज है उस पे क्या फोर्स लग रहा है, यही। बहुत ही आसान सवाल है, एक लाइन में बनने वाला है, सिर्फ सिंगल लाइन में, जीरो नहीं हो रहा है, ध्यान दो। What will be the resultant force on charge Q placed at the center of a hexagon? कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। 6k अपॉन KQ बाई डी स्क्वायर माइनस के साथ, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। देखो F1 अगर ये चार्ज होता, अगर ये चार्ज होता तो कितना फोर्स लगता F1 F2 F3 F4 F6 का? तो अगर होता तो F1 F2 F3 F4 F5 और F6 ये जीरो होता ना। अगर ऐसा होता तो वही होता। तो अब जो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस माइनस F6 लिख सकते, सिंपल आंसर आ गया। और अगर चार्ज होता तो F6 की वैल्यू कितनी होती? माइनस KQ बाई डी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। खत्म। सब मिल के इतना ही फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। नहीं हुआ? आया समझ में? माइनस F6 और QQ अगर होता तो दोनों के बीच में कितना डी स्क्वायर का डिस्टेंस आ गया, KQ बाई डी स्क्वायर। अगर माना मैंने, अगर नहीं है, मैंने क्या किया, अगर ये होता तो जीरो होता, अगर होता तो जीरो होता, मान लेना पहले, अगर होता तो जीरो होता। तो इसका मतलब यह है कि सारा फोर्स जो है मिला करके F6 का अपोजिट हो सकता है। अरे होगा कि नहीं होगा? इसको इधर कर दिया मैंने, क्योंकि बचता कौन सा है, वही वाला सिर्फ छठा। तो F6 की वैल्यू कितनी हो गई? तो सब मिला करके इसको इतना ही फोर्स लगा रहा है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि यही वाला चार्ज जो है ना सिर्फ लगा रहा है एक्चुअली। ध्यान से देखो कौन लगा रहा है, सिर्फ ये। यहां पे चार्ज नहीं रखा है ना। अगर रखा होता तो ये भाई साहब इसको माइनस कर देते, जीरो कर देते। तो फोर्स का डायरेक्शन तो अब उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस इसलिए माइनस आ गया, बाकी तो जीरो कर दे रहा है। अब समझ आया? लिखो कूलम्स लॉ इन मीडियम।